हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लगभग 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और जो बर्निंग इश्यूज इंडिया के अंदर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2020 के अंदर कुछ ऐसी घटनाएँ घटी हैं या कुछ ऐसे नए करंट अफेयर्स के इश्यूज डेवलप हुए हैं, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। आगे से हम ये करेंगे कि हर सप्ताह 10 दिन की जो बर्निंग इश्यूज करंट अफेयर के हैं, उनको हम एक साथ डिस्कस किया करेंगे और जो वीकली रोज़गार समाचार पत्र आता है, जिसमें भारत के अंदर अलग-अलग विभागों में न जाने कितनी जगह जॉब्स होती हैं, उन सबको भी हम अब आज से डिस्कस करेंगे। बाकी क्लासेस तो आपकी चलती ही चलती हैं। वीकली समाचार रोज़गार समाचार और वीकली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उन पर हम आगे से अब हर बार सप्ताह में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। नंबर 1 पर है, प्रधानमंत्री ने लिया कोरोना टीका विकास और टीकाकरण योजना का जायज़ा। लास्ट तक देखिए कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको करंट अफेयर्स के अंदर आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को कोरोना वायरस का टीका अगले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। श्री मोदी ने 4 दिसंबर को एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों को कोरोना का टीका अगले कुछ हफ्तों में विकसित कर लेने का भरोसा है। उन्होंने बताया कि देश में 8 संभावित टीकों का विभिन्न चरणों में परीक्षण चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया कोरोना के किफायती और असरदार टीके के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि वैज्ञानिक समुदाय के आपसी सहयोग से देश निकट भविष्य में सामूहिक टीकाकरण के लिए एक व्यावहारिक विकल्प पेश करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों से सहमति मिलने के बाद देश का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह के वृहद टीकाकरण कार्यक्रम के लिए मजबूत नेटवर्क मौजूद है। टीकों के सही ढंग से भंडारण और आपूर्ति के लिए समुचित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, भारत के अंदर भी अलग-अलग सतह पर वैक्सीन बनाने की तैयारियां चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय सतह पे भी चल रही हैं। दवाई बनना यानी वैक्सीन बनना तो एक बड़ा मुद्दा है ही, उसके साथ-साथ देश के हर नागरिक तक उसको पहुँचाना और जब तक वो वैक्सीन लग नहीं जाती है व्यक्ति को, इंजेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक उस वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब करोड़ों लोगों को कोई वैक्सीन आती है, करोड़ों लोगों तक पहुँचाना, उनको इंजेक्शन देना, ये बड़ी चुनौती है और ये बहुत नीचे जाकर माइनस टेम्परेचर के अंदर इसको स्टोर करना है, तो बड़े लेवल पर इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ये एक प्रकार से फाउंडेशन जो बनना है, इसकी तैयारियां भी सभी देशों में अलग-अलग चल रही हैं, भारत में भी इसकी तैयारी चल रही है। जितने भी ये मुद्दे हम डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, रोज़गार समाचार के हैं सारे, इसका क्रेडिट हम उन्हीं को देते हैं और किसी भी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखनी है। अगर किसी को लगता है कि ये कैसे हुआ, ये नहीं होगा, वो होगा, तो वो अपना काम जाकर कर सकता है। हम सिर्फ उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो एजुकेशन के लिए चाहते हैं या सीखने के लिए अपने यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कृषि सुधारों के साथ ही जारी रहेगी एमएसपी और मंडी प्रणाली। दोस्तों, एमएसपी को लेकर के भारत के अंदर जो बवाल चल रहा है, जो आंदोलन चल रहे हैं, सरकार की तरफ से आरोप हैं, किसानों की तरफ से आरोप हैं, ये भी एक बर्निंग इश्यू 2020 का लाते-जाते बन रहा है। अब इसमें क्या है, जो 3 नए एग्रीकल्चर एक्ट आए हैं, कृषि कानून आए हैं, उनको लेकर ये बात है। पहले मैं डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नूतन विकल्प और नया कानूनी संरक्षण मिला है। लेकिन अगर कोई पुरानी प्रणाली को अपनाए रखना चाहता है, तो वह भी जारी रहेगी। उन्होंने देश के किसानों को आश्वासन दिया कि नए कृषि सुधारों को उनके विकास के लिए ही लाया गया है। प्रधानमंत्री 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बाजार के नए अवसर मुहैया कराने के अलावा मंडी प्रणाली को मजबूत करना चाहती है और देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। अब इसमें ये जो नए कानून आए हैं, इनको लेकर के सरकार का ये दावा है कि इससे किसान मजबूत होंगे, मंडी प्रणाली तो रहेगी,
एमएसपी भी रहेगा, लेकिन उसके साथ-साथ और विकल्प भी मिलेंगे, नए अल्टरनेट भी मिलेंगे, जिससे खास करके उन लोगों को, किसानों को फ़ायदा होगा। जो वायदा पहले दोगुनी आय का किया गया था, वो इसी रास्ते से होकर गुज़रेगा, ये सरकार का पक्ष है। अब दूसरी तरफ बात करें, तो किसानों का जो आंदोलन खास करके हरियाणा और पंजाब के ही किसान ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग बोल देते हैं कि बाकी भारत के क्यों नहीं करते? हरियाणा, पंजाब के ही इसलिए करते हैं क्योंकि 90% से ज़्यादा फ़ायदा जो एमएसपी का लेते हैं, वो हरियाणा, पंजाब के किसान ही लेते हैं। तो अगर कुछ दिक्कत होगी, तो उन्हीं को ऑब्वियसली लगेगा। अब इस आंदोलन के अंदर हम राजनीति नहीं देख रहे हैं, सरकार का अपना तक पक्ष है, पूरे भारत के लिए कानून बना है, 1-2 राज्य के कहने पर वो रिजेक्ट नहीं हो सकता, ये उनका कहना है और किसानों का ये कहना है कि हमें इसमें दिक्कत लग रही है, तो मिल बैठकर बात कर लेनी चाहिए। ये सरकार को भी चाहिए कि देश में लंबा आंदोलन ना चले और आंदोलन वालों को भी चाहिए कि देश के अंदर आंदोलन में ऐसे लोग ना घुस जाएँ, जो उनका फ़ायदा उठा करके देश में ऐसा माहौल खराब करें और जल्दी ही मुझे लगता है ये समस्याएँ सोल्व कर ली जाएँगी। किसान ही भारत की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और सरकारें भी देश को चलाने के लिए होती हैं। तीसरा मुद्दा है किसान आंदोलन पर बयानबाजी को लेकर कनाडा के उच्चायुक्त तलब किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को 4 दिसंबर को तलब कर उन्हें जता दिया कि भारतीय किसानों के आंदोलन पर उनके प्रधानमंत्री, कुछ अन्य मंत्री और सांसदों की टिप्पणियां भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उच्चायुक्त को बता दिया गया कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही, तो इसके भारत और कनाडा के संबंधों पर गंभीर नुकसानदेह परिणाम हो सकते हैं। अब ये मुद्दा क्यों है? क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कनाडा का जो उच्चायुक्त है, भारत में बैठते हैं, उनको तलब किया गया है और उन्हें बोला गया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री, वहाँ के कुछ मंत्रियों और सांसदों ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे भारत को की आंतरिक जो स्वतंत्रता है उसको नुकसान होता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत हुई, वो खासकर पंजाब से हुई। अब पंजाब के अंदर ज़्यादा सिख समुदाय के लोग हैं, तो कनाडा जो है वो हमेशा से एक साजिश पूरी दुनिया के लिए रचता है। कनाडा के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं सिख समुदाय के, जो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों में जितने भी सिख रहते हैं, वो सारे एक हो जाएँ और सिखों का एक अलग देश हो जिसका नाम खालिस्तान रखा जाए। ये आज से नहीं, ये सालों-सालों से साजिश चल रही है। अब जब ये बात होगी, तो सबसे ज़्यादा सिख जो है वो भारत में रहते हैं और ऑब्वियसली भारत का एक बड़ा हिस्सा टूटेगा, चाहे वो धरातल के रूप में हो, चाहे वो लोगों के रूप में हो। तो ये साजिश कनाडा हमेशा रचता रहा है। कनाडा के अंदर बैठने वाले जो सिख लीडर्स हैं, जो देश को, दुनिया के अलग-अलग देशों को तोड़कर अलग देश बनाते हैं, वो रहते हैं। अब जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा, वहाँ के मंत्री सांसदों द्वारा टिप्पणियाँ की गई, तो ये एक प्रकार से थोड़ा-सा अलग था किसी देश के, क्योंकि देश के अंदरूनी मुद्दे, किसान हमारे, सरकार हमारी, नेता हमारे, प्रेस हमारा, इसमें किसी और देश का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कहने की कोशिश की गई। अगला है आरक्षण नीति को मजबूत करती है एनईपी 2020। एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्री जो एचआरडी मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत के संविधान के तहत दिए गए आरक्षण को मजबूत करती है। श्री निशंक ने कहा है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ राजनीतिक नेता एनईपी 2020 पर संदेह जाहिर करते हैं। उन्हें आशंका है कि इस नीति से देश के शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण कमजोर होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस नीति की घोषणा के बाद जेईई, नीट, यूजीसी नेट और इग्नू जैसी विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इस दौरान शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियां भी की गई हैं, लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधान को कमजोर किए जाने की कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है। ये भी क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी से कुछ आरोप लगे थे कि आरक्षण कमजोर होगा और इसमें जो रमेश पोखरियाल जी हैं, एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके लागू होने के बाद कुछ एग्जाम हुए हैं, कुछ एडमिशन भी हुए हैं, तो अब ये भी मुद्दा अलग हो गया है। अगला है अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर देखेंगे, तो आधार ब्याज दर में परिवर्तन नहीं होगा। आधार ब्याज दर जो बेस इंटरेस्ट रेट है, उसमें कोई भी बेसिक इंटरेस्ट रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आधार ब्याज दर को 4% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने 3 दिवसीय द्वैमासिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति यानी
एमपीसी ने 2021 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक 7.5% रहने का अनुमान जाहिर किया है। श्री दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में और मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामलों का निपटारा कर दिया है। और एक और 1-2 अभी रिसेंटली कल ही एक न्यूज़ आई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि अब आप 24 घंटे 24 आवर्स भी किसी भी प्रकार का आरटीजीएस कर सकते हो, क्योंकि आरटीजीएस के थ्रू जो बड़ी मोटी रकम है वो ट्रांसफ़र की जाती है अकाउंट टू अकाउंट, तो पहले ये ऐसा नहीं होता था। अब चौबीसों घंटे आरटीजीएस की सुविधा भी दे दी गई है। अगला है एचडीएफसी ने नया डिजिटल व्यवसाय शुरू करने पर एचडीएफसी के नया डिजिटल व्यवसाय शुरू करने पर रोक लगी है। आरबीआई ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी से कहा है कि वह अपने डिजिटल व्यवसाय में कोई नई शुरुआत नहीं करें। ग्राहकों से तकनीकी गड़बड़ियों की कई शिकायतें मिलने के बाद एचडीएफसी से यह भी कहा गया है कि वह क्रेडिट कार्ड के नए ग्राहक बनाने से बचे। एचडीएफसी बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि आरबीआई ने इस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सेवा, भुगतान सेवाओं में पिछले 2 वर्षों में आई बाधाओं के सिलसिले में 2 दिसंबर को एक आदेश जारी किया। इन बाधाओं में एचडीएफसी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में प्राथमिक डाटा केंद्र में बिजली गुल होने से 21 नवंबर 2020 को आई रुकावट भी शामिल है। तो ये एचडीएफसी भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इतने सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, इतने सारे, मतलब बहुत भरमार है। तो इसलिए आरबीआई के द्वारा कहा गया कि आप एक बार थोड़ा-सा अपने आप को रोकिए और अपनी कमियों को ठीक कीजिए, अपने आप को चुस्त और दुरुस्त कीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अगला है लगातार दूसरे महीने जीएसटी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। दोस्तों खासकर आप देखोगे जब पहली बार जीएसटी लागू हुआ था देश के अंदर, तो लगभग 12 लाख करोड़ के आस-पास उस समय जीएसटी इकट्ठा हुआ था फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अब धीरे-धीरे इतनी सारी कोरोना की सिचुएशन भी आई, काम-धंधे भी रुके, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी ये जीएसटी का जो रिटर्न है वो लगभग देश के अंदर बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो लगातार दूसरे महीने जीएसटी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि लगातार दूसरे महीने माल और सेवा कर से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व हासिल हुआ है। नवंबर में जीएसटी से 104963 करोड़ रुपए यानी 1,04,963 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल इसी माह की तुलना में 1.4% जो है वो ज़्यादा है। जीएसटी राजस्व में लगातार तीसरे माह हुई वृद्धि से पता चलता है कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से बाधित होने के बाद देश में आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं और 1,04,963 करोड़ रुपए की इस रकम से में केंद्रीय जीएसटी 19,189 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 25,540 करोड़ रुपए और समेकित जीएसटी जो है 51,992 करोड़ रुपए और उपकर जो है वो 8,242 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की गर्ल्स की बात अगर करें हम, तो अमेरिकी आयोग ने गलवान झड़प के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। गलवान घाटी के अंदर चाइना की तरफ से भारत के जवानों के साथ जो गया और भारत के आंतरिक जो सीमा के अंदर घुसने की जो कोशिश की गई, उसके ऊपर अमेरिकी आयोग का गठन किया गया था। अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रमुख आयोग ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में जून 2020 में हुए संघर्ष की योजना चीन सरकार ने बनाई थी। अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की पिछले दिनों जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साक्ष्यों से पता चलता है कि इस संघर्ष की योजना चीन सरकार ने बनाई थी। वह अपने पड़ोसियों को धमकाने की मुहिम तेज कर रही थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उपग्रह से खींची गई तस्वीरों में गलवान घाटी में चीनियों का बड़ा जमावड़ा दिखाई देता है, जिसमें जनमुक्ति सेना के तकरीबन 1,000 सैनिक शामिल हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 जून को हुई झड़पों में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और चीनियों में भी काफ़ी हताहत हुए थे। दोस्तों 2020 के अंदर चाइना पूरी दुनिया के निशाने पर है, क्योंकि ये कहा जाता है और कहा नहीं, लगभग-लगभग दुनिया के अंदर ये माना जा चुका है कि कोरोना वायरस जो फैलाने वाला है, वो चाइना ही रहा है। ये चाइना की लैब में प्लांटेड वायरस है। अब इससे पूरी दुनिया
चाइना के ऊपर भड़क रही है, चाइना से नफरत कर रही है, चाइना से घृणा कर रही है, चाइना से रिश्ते तोड़ रही है, जिसके बाद चाइना कुछ ऐसे मुद्दे चाहता है जिससे इस बात से उनका ध्यान भटक जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक साजिश रची। ये अमेरिकी कांग्रेस के प्रमुख आयोग का भी कहना है कि 15 जून को उन्होंने एक साजिश तो पहले रच दी थी, लेकिन 15 जून को भारत की सीमा के अंदर घुस करके भारत के 20 सैनिकों को जो हत्याएं की, जो भारत के सैनिक जो शहीद हुए, उसमें ये चाइना की चाल थी, सरकार की साजिश थी। और जनमुक्ति सेना जो खास करके चाइना के अंदर ये काम करता है, उसके 1000 सैनिक जो इसमें शामिल थे। तो ये भी एक अमेरिका की तरफ से खासकर भारत को सपोर्ट है और चाइना को इसमें अंदर खरी खरी सुनाई गई है, क्योंकि अमेरिका और चाइना की बनती नहीं है, और अमेरिका और चाइना की नहीं बनती है तो यूएसए जो है वो इंडिया को ही सपोर्ट इस मामले में करेगा। अगला है, चीनी कम्युनिस्टों को सिर्फ 1 माह का वीजा देगा अमेरिका। ये एक और बात खतरनाक आई है उधर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो जिनपिंग की जो पार्टी मेन पार्टी है चाइना के अंदर, उसको, जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं, उनके परिवार वालों के अमेरिका दौरे की अवधि में कटौती करने के नए नियम जारी किए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार नई नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इन नियमों के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिवार वालों को ज्यादा से ज्यादा 1 माह का यात्रा वीजा दिया जाएगा। इससे पहले अन्य चीनी नागरिकों की तरह ही वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी 10 साल तक के लिए अमेरिका का यात्रा वीजा हासिल कर सकते थे। खेल जगत से जुड़ी अगर खबरें हम देखें, तो विश्व कप में भाग लेंगे भारत के 24 पहलवान। वर्ल्ड कप के अंदर भारत के 24 पहलवान भाग लेंगे। भारत का 42 सदस्यीय दल सर्बिया के बेलग्राद में 12 से 18 दिसंबर तक होने वाले सीनियर कुश्ती विश्व कप में हिस्सा लेगा। याद रखिए कितने सदस्यीय दल है ये? 42 सदस्यीय। कहां पर? सर्बिया के बेलग्राद में 12 से 18 दिसंबर तक होगा। वर्ल्ड कुश्ती वर्ल्ड कप रहेगा, ये सीनियर कुश्ती वर्ल्ड कप रहेगा। ये दल में रवि कुमार और दीपक पुनिया समेत 24 पहलवान और 9 कोच शामिल हैं। भारतीय पहलवान मार्च में कोरोना वायरस फैलने के बाद पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वाकाथन के प्रतिभागी सम्मानित किए गए। युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वाकाथन में हिस्सा लेने वालों को 27 नवंबर को नई दिल्ली में सम्मानित किया। इस आयोजन में भाग लेने वालों को विशेष वाकाथन पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राजस्थान के जैसलमेर में इस वाकाथन का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने खेल मंत्रालय के सहयोग से किया था। इसका मकसद भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन के बारे में जागरूकता फैलाना था। तो ये खास करके, वैसे तो हम इसको 10 से 20 दिसंबर मानते हैं, लेकिन 1 से लेकर के 20 दिसंबर तक की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी, जो बर्निंग इश्यूज थे, जिसमें स्पोर्ट्स के मुद्दे भी आ गए, अंतर्राष्ट्रीय भी आ गए, राष्ट्रीय भी आ गए, फाइनेंशियल भी आ गए, ये हमने आपके साथ यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। और पूरे का पूरा जो रोजगार समाचार है, उसकी वीडियो भी आपके लिए चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वो भी आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिएगा। हर सप्ताह ये करंट अफेयर्स भी आएंगी और रोजगार समाचार भी आएंगे हर सप्ताह आपको, ताकि आपको पता चले भारत में कहाँ-कहाँ नौकरियां निकली हैं, कहाँ-कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अलग-अलग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। शाम को 9 बजे हम केबीसी लाइव करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से भी उसमें डिस्कस होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं।